दिया है, बुद्धि दी है और सबसे बड़ी चीज आत्मा। स्वामी जी बैठे हैं। मनुष्य के जीवन की जो चरम इच्छा, जो सबसे बड़ी इच्छा होती है, वो होती है आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, यानी मोक्ष की प्राप्ति। यही मनुष्य चाहता है अपने जीवन में। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, जिसको डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, वो यही थी, तन मन बुद्धि आत्मा। हम राजनीति कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, तन को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, बुद्धि को क्या चाहिए और आत्मा को क्या चाहिए। बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, कुछ ही वाक्यों में आपके सामने रखूंगा। जिस आइडियोलॉजी को डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी मानते थे, उस एकात्म मानव दर्शन में हर मनुष्य के तन को, यानी उसके शरीर को, तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए। यह जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो होती है, उससे मनुष्य को शारीरिक सुख मिलता है। लेकिन आपके पास सारा सब कुछ हो और फिर आपको आकर कोई गाली दे दे तो सब बेकार है। तो तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका धन धान भी है, लोग आप सम्मान भी करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, बुद्धि ही नहीं काम कर रही है, तो बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। और चौथी चीज आत्मा। अभी इलेबोरेट में इसको और बहुत ही सरल तरीके से कर सकता था, लेकिन समय नहीं है। आत्मा के सुख के लिए व्यक्ति की यही जीवन की अंतिम इच्छा होती है, परमात्मा मैं जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊं और अंत जीवन के अंत में मुझे मोक्ष प्राप्त हो, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। तो आइडियोलॉजी ही, जिस आइडियोलॉजी के प्रति डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी पूरी तरह से कमिटेड थे, वह आइडियोलॉजी यही है कि हर तन के सुख के लिए धन धान्य चाहिए, हर मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, हर बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और हर आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। और उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उड़ीसा में 1998 में लोकसभा चुनाव का एक महत्वपूर्ण परिणाम, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छी सफलता मिल गई थी, उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी मानता था कि उनका अथक परिश्रम, उनका दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी, संगठनात्मक जो कौशल था, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसके पहले तो हालत यह थी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी जीतने की संभावना पहले नहीं हुआ करती थी। यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह कौन है, मैं सीधा सीधा बिना सोचे विचारे कहूंगा, उड़ीसा का भीष्म पितामह यहां की भाजपा की राजनीति कहा जा सकता है तो डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के बाद कहा जा सकता है। क्योंकि दोनों चीज थी, सक्रियता भी थी। सक्रियता के साथ साथ पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के पॉलिटिकल थॉट, इसके प्रति उनका एक कमिटमेंट भी था और राजनीति की जटिलताओं को भी अच्छी तरह समझते थे। मित्रों, आप सबको जानकारी होगी कि राम मंदिर निर्माण जब अयोध्या में जब वो अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था 30 साल पहले, तो राम मंदिर बनना चाहिए, अब जाकर राम मंदिर बना है 1.5 साल पहले। उसके लिए 30 साल पहले उड़ीसा में घूम घूमकर सारे कार्यकर्ताओं को लगाकर कि राम मंदिर बनना है, उसके लिए ईंट संग्रह कराने का काम भी केंद्रीय ने किया और इसके माध्यम से जन सामान्य को राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जोड़ने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज उनके जिंदा रहते ही भव्य राम मंदिर बन गया। तो 1 साल के पहले ही बन गया था जब वो जिंदा थे। देखिए, उनके ऊपर परमात्मा भगवान राम ने भी कृपा की। घबराओ मत, हमारे लिए ईंट इकट्ठा किया था ना, तुम्हारे जिंदा रहते हुए ही हमारी प्रतिमा आ गए। कई जिम्मेदारियां केंद्र सरकार ने उन्होंने संभाली और
राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में भी उनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में भी उन्होंने कई योजनाओं को लागू करने में योगदान दिया है। और एक सोच उनकी और थी, ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मुझे जब मैं मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट था तो हम दोनों साथ काम करते थे। और मैं कह सकता हूं कि उस समय मैंने देखा है कि राष्ट्रीय मार्गों के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार के लिए उनके सुझाव बहुत ही शानदार हुआ था, अकाट्य हुआ करती थी, इसे काटा नहीं जाता था। और हमारे एक चीज मैं समझ गया, किसी की कोई बात नहीं समझा, लेकिन अपने मुख्यमंत्री मोहन चंद जी मांझी की एक बात समझ गया। नेशनल हाईवे जो उसमें उड़ीसा में 1600 किलोमीटर थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 3200। मांझी जी, मैंने आपको ठीक पकड़ा है, ऐसे ही पकड़ता हूं। स्वाभाविक है, हाईवेज का यदि विस्तार हुआ है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और मैं बताऊं आपको, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है किसी भी राज्य में, प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से देश की इकोनॉमी पर उसका सीधा इम्पैक्ट होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और युवा शक्ति को सशक्त बनाने में और शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जिससे लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिले।